तो दोस्तों जीके पे वाले चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपसे पहले ही बोला था कि हम अपने क्षेत्र में कुछ बातों को रखेंगे और उन बातों को लेकर आज हम अपना पहला एपिसोड जीके पे वाला चैनल पे डालेंगे। उसको लेकर के एक हम ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो जानकारी रखते हैं राजनीति के बारे में, किसानों के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। तो ऐसे शख्सियत से हम आज बात करेंगे और समझेंगे क्या चल रहा है आज के परिवेश में। तो आइए मिलते हैं हमारे प्रिय मित्र शिवम मिश्रा और अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी गोरखपुर जिला न्यायालय के अधिवक्ता। तो शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जीके पे चैनल में। तो आप अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम शिवम कुमार मिश्रा है और मैं दीवानी न्यायालय गोरखपुर का अधिवक्ता हूं और बाकी बस। जी धन्यवाद। तो जैसा कि हम बात करेंगे, पहले तो हम बात करते हैं राजनीति को लेकर के। राजनीति में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर के, जो कि बहुत ही करीब आने वाला है, सुबुहाट हो गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है कि वो अपने आप को चुनाव में भागीदार बनाएं और चुनाव लड़ें। तो इन सब के बीच में जो आम जनता होती है, जो आम जनता हम उम्मीदवारों को चुन कर के लाती है, तो यहाँ पे हम आम जनता का दायित्व बन जाता है कि हम किस उम्मीदवार का चुनाव कर रहे हैं। और एक बीच में हम रोकना चाहेंगे। एक इसमें हमारा एक प्रश्न था ये कि आप इस राजनीति में लेकर के युवाओं को कैसे देखते हैं? कहाँ आप युवाओं को देखते हैं? जी देखिए युवाओं का नेतृत्व हमारे किसी भी स्तर के चुनाव हो गए उनमें होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से युवा अभी शिक्षित हो रहा है और शिक्षा के साथ साथ उसके अंदर उनके अंदर नई ऊर्जाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बुजुर्ग उम्मीदवार होता है, उनसे कहीं ना कहीं कुछ मामलों में बेहतर कार्य करेंगे। लेकिन हम अपने से बुजुर्गों का जो है ऐसे नहीं कह सकते कि उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको तजुर्बा होता है पूरे जीवन का, तो उनको भी तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें युवा नेतृत्व को बढ़ावा तो देना चाहिए, लेकिन हमें बुजुर्गों के समन्वय के साथ जो है युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अगर बुजुर्गों का जो अनुभव होता है, उनका जो जितनी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में देखी हैं, उनके पास एक अच्छा अनुभव होता है, तो अगर हम उनसे अनुभव लेते हुए अगर युवा नेतृत्व को बढ़ावा दें तो यह काफ़ी बेहतर हो सकता है देश के विकास में और खुद आम जनता के लिए उनके विकास में। और मैं यही कहना चाहता हूँ, 2 लाइन में कहना चाहता हूँ कि नए मकानों में चीज़ें पुरानी कौन रखता है और शहरों में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है, और एक हम है जो बचा रखी है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। यानी आप कहीं ना कहीं ये बोलना चाहते हैं कि युवाओं के साथ साथ मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उन नेताओं को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मेरे कहने का अर्थ यही है कि बुजुर्गों के साथ समन्वय बनाते हुए हम हर एक स्तर के हर एक व्यक्तियों के साथ जितनी अनुभव हो सके उतना लेते हुए हम चुनाव में उम्मीदवार का चयन करें। हालांकि युवा नेतृत्व अगर रहता है, युवा चेहरा अगर किसी भी राजनीति में रहता है तो थोड़ा सा बेहतर प्रतीत होगा और जी जरूर देश के लिए। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन वो तो अभी काफ़ी 1 साल दूर है, लेकिन अभी इधर सुबुहाट चल रही है पंचायत चुनाव की, जो कि टलते हुए नज़र आ रहा है। तो आप इसको कहाँ देखते हैं, क्या इसके बारे में कहना है? देखिए, किसी भी चुनाव का जो कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल के समाप्त होने के बाद थोड़ी बहुत समस्याएं आने लगती हैं, चाहे वो ग्राम स्तर की हो गई या प्रदेश स्तर की हो गई या देश स्तर की हो गई। तो कहीं ना कहीं जो
चीज़ें जो ढांचा बना हुआ होता है वो थोड़ा अस्त व्यस्त नज़र आने लगता है। तो आपके कहने का मतलब है कि चुनाव जो है, पंचायत चुनाव टाइम से होना चाहिए, मतलब समय अनुसार। जी बिल्कुल, समयानुसार होना चाहिए कि हर चीज़ों का समन्वय बना रहे और कहीं व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त ना हो। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की नाकामयाबी भी हो सकती है, या फिर कहें कि आखिर क्या कारण है कि ऐसा देरी हो रहा है। देखिए, सरकार के ऊपर सवाल उठाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हालांकि मैं अपील कर सकता हूं, मैं निवेदन कर सकता हूं कि अगर चुनाव जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा देना सरकार को इस पे मतलब जल्दी चुनाव करा देना चाहिए। जी ज़रूर। तो सीएम जी, ये तो बातें बहुत अच्छी हुई, लेकिन आगे का सवाल मेरा ये है कि आप ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और हम भी ग्रामीण परिवेश में हैं, क्योंकि हम लोग मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। तो आप किसानों को कहाँ देखते हैं और उनकी तरक्की कैसे होगी, इस बारे में कुछ बता सकते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जी ज़रूर ज़रूर। और हमारे देश के विकास में किसानों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और कहीं ना कहीं अगर हम किसानों को सशक्त करते हैं, किसानों को मजबूत करते हैं किन्हीं भी स्तर से, तो यह देश के विकास में बहुत ही अच्छा कदम माना जाता है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश के विकास का, वो तो किसानों के नेता रह चुके हैं। जी जी जी, उन्होंने कहा था कि देश के विकास का रास्ता खेत की पगडंडियों से होकर जाता है। जरूर जरूर। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी स्तर पे, चाहे वो ग्रामीण स्तर हो गया, प्रदेश स्तर हो गया और देश स्तर से भी, किसानों के लिए सरकार को हमेशा कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे हमारे किसानों का मनोबल बढ़े। वह दिन प्रतिदिन आने वाले समय में अपने अन्न उत्पादन से या अपने किसी भी क्षेत्र में वो लगे हैं, उनमें अच्छा उत्पादन करके हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। तो इस बारे में मैं कहना ये चाहूँगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है, सरकार किसानों का हित में ही कार्य कर रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और बाढ़ में राहत के लिए पैकेज देना, और फिर पीएम किसान के थ्रू पैसा देना, और यूरिया और बाकी डीएपी पे सब्सिडी देना। तो कहीं ना कहीं सरकार तो कार्य कर ही रही है। तो क्या इसमें अभी कमी है, क्या कुछ और भी करना चाहिए? देखिए, विकास जो होता है वह एक सतत प्रक्रिया होती है। जी। अगर आप कहें कि दो साल में या 4 साल में अगर विकास हो जाए, भारत बुलंदियों तक पहुंच जाए, तो यह कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं होती है। नहीं, बिना नींव की तो मकान नहीं बन सकती। जी, बिना नींव की मकान नहीं बन सकते। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया होने के नाते यह एक चलता हुआ प्रक्रम है और इसको धीरे धीरे सुधार की जरूरत होती है। सरकार अच्छे प्रयास कर रही है, चाहे वो प्रदेश स्तर की सरकार हो या देश स्तर की सरकार हो, केंद्र स्तर की सरकार हो, वह किसानों के लिए अच्छा सोच रही है, अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन मैंने इसमें भी कहा कि सरकार को और अच्छे तरीके से किसानों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जी जरूर। क्योंकि भारत में हम सभी जानते हैं कि किसानों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जो खेती किसानी करते हैं। जी तो अगर हम अपने ज़्यादातर जनसंख्या को संतुष्ट कर देते हैं, उनका उत्थान कर देते हैं, तो यह देश के विकास में सबसे प्रमुख योगदान होता है। जी, चुनाव के बारे में बात किया, ग्रामीण चुनाव के बारे में बात किया, किसानों के बारे में बात किया। तो अगर हम एक तरह से चुनाव को देखें तो चुनाव में कहीं ना कहीं आपका जातिवाद का मुद्दा बहुत ही ऊपर रहता है। तो जातिवाद को आप कहाँ देखते हैं, और राजनीति में सिर्फ देखते हैं या फिर जमीनी स्तर पे भी कहीं ना कहीं हावी है? तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की राजनीति में, चाहे वो ग्रामीण स्तर की राजनीति हो गई या प्रदेश स्तर की राजनीति से लेके केंद्र स्तर की राजनीति तक, जातिवाद कहीं ना कहीं हावी है। जरूर। और लोगों को ये फोबिया हो गया है कि हमारी जाति से ही अगर हमारा उम्मीदवार रहेगा तभी वो हमारी बातों को सुनेगा,
हमारी बातों को आगे तक पहुंचाएगा, हमारे साथ पार्शियलिटी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं मैं यह लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि अगर हम एक अच्छे उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए कि अगर वह प्रभावशाली है, और प्रभावशाली का अर्थ यह नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों या उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। प्रभावशाली का मतलब यह है कि वह जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, जरूर जरूर। उन समस्याओं को सुलझाने का क्षमता रखता हो, और उसके अंदर ऐसी क्षमताएं हों कि वो जो मूलभूत बातें हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं व्यक्ति की, आम जनता की, उनको बड़े स्तर पे पहुंचाने का और उनकी सुनवाई करवाने का अगर वो क्षमता रखते हैं। मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि लोगों के बीच का ही, लोगों के साथ का रहने वाला कोई हो, जो कि राजनीति में सक्रिय हो और सभी जातियों को एक साथ लेके चले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं लोगों को जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए, और सभी नागरिकों का एक ही मुद्दा होना चाहिए, वो है विकास। कहीं ना कहीं हमारा उम्मीदवार ऐसा होना, हमारे बीच से आना चाहिए, और हमारे बीच से वो निकल के उसका केवल एक ही मुद्दा होना चाहिए कि विकास। किसी भी क्षेत्र में मोनोपाली नहीं होना चाहिए। और अगर हम जातिवाद से ऊपर उठ के अपने मतलब उम्मीदवार का चयन करते हैं, तो वो सभी के लिए एक बहुत ही मतलब अच्छी बात हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसलिए में हम आगे की बात करेंगे कि आप प्रगति को गांव, ग्रामीण स्तर से देखते हैं या फिर केंद्र स्तर से देखते हैं, कि कहां से अगर शुरुआत किया जाए तो बेहतर होगा, और मतलब इसमें क्या अंतर है? देखिए, कभी भी अगर हम विकास की बात करते हैं, तो अगर हम एक इमारत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ऊंची इमारत है अगर, तो उसका नींव मजबूत होना चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं ग्रामीण स्तर से ही? जैसे मैं बताना चाहता हूँ, दो शब्द में बोलना चाहता हूँ कि बुलंदी किस शख्स के हिस्से में बहुत देर तक रहती है, बुलंदी किस शख्स के हिस्से में बहुत देर तक रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जरूर जरूर, बहुत अच्छी तो बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने ग्रामीण स्तर से लेके जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, और इन सभी चीज़ों को अगर हम मजबूत, ये कहीं ना कहीं एक देश की नींव होती है। तो अगर हम अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं, उसके नींव मजबूत करने के बाद अगर हम अपने प्रदेश का या अपने देश का विकास होता है, उस नींव मजबूती के ऊपर अगर विकास होता है, तो वह कहीं ना कहीं एक मजबूत और टिकाऊ विकास की पहचान होती है। जरूर, आप कहना चाहते हैं कि मतलब ग्रामीण स्तर से अगर विकास हो तो वो शिखर तक जाएगी। जी, देखिए, मैं खुद एक युवा हूँ। जी जरूर, आप अधिवक्ता भी हैं। अधिवक्ता हूँ, और बहुत ज़्यादा मेरे पास अनुभव नहीं है, लेकिन मैं संदेश तो नहीं, लेकिन एक निवेदन कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो मैं सभी जो युवा वर्ग है, सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं शिक्षित बनिए, शिक्षा को अपने जीवन में योगदान दीजिए, शिक्षा ग्रहण करिए और संगठित रहिए, क्योंकि शिक्षा के साथ अगर आप संगठित हैं तो देश का उत्थान हो सकता है, देश का विकास हो सकता है। और संघर्ष करिए। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम मिला दें, तो शिक्षित बन के अगर हम संगठित रहते हुए संघर्ष करें, तो अपने साथ साथ अपने देश का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने जिला का, सभी चीज़ों का हम लोग विकास कर सकते हैं और भारत को एक बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि अच्छी अच्छी बातें हुई, और जातिवाद को लेकर के, शिक्षा को लेकर के हर चीज़ बातें हुई। तो ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए जीके पेपर चैनल पे, और हम अपने और अगले अतिथियों के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो फिर विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी श्रोतागण को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।